नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज अंबेडकर जयंती है, वो दिन जबकि हम अंबेडकर की तमाम टीचिंग्स को, उनके ज़रिए लिखे गए लिटरेचर को और तमाम जो सबक उन्होंने दिए हमें जीवन के लिए, भारत राष्ट्र के लिए, उनको हम याद करें कि किस तरह से जो पिछड़े लोग हैं, जो भुला दिए गए लोग हैं, जो उन जातियों, उन समुदायों से, उन सेक्शन से आए हुए लोग हैं जिनके ऊपर ज़्यादती की गई, जिनके साथ गैर बराबरी की गई, उन सबको किस तरह से उनका सशक्तिकरण किया जाए, वो सब याद करने का दिन है। और वो सब दोबारा पलट के देखने का दिन है कि आज 2021 में हम किस तरह से जो बाबा भीमराव अंबेडकर हैं उनकी टीचिंग्स को वापस लाकर हम कैसे उनसे इंस्पिरेशन ले सकते हैं। लेकिन आज अगर आप ट्विटर पर जाएंगे तो मूर्ख दिवस और ब्लैक डे ये ट्रेंड कर रहा है, बाकायदा उन लोगों के ज़रिए जो अपने को हिंदुत्व या हिंदू राष्ट्र का एक तरह से वकील बताते हैं। और लगातार पिछले बहुत सारे दशकों में और 5-6 सालों में लगातार ये कोशिशें होती रही हैं कि भीमराव अंबेडकर को एक तरह से एक हिंदुत्व के एक आइकन के तौर पर, एक प्रतीक के तौर पर उनको स्थापित किया जाए। जबकि लगातार अगर आप पढ़ेंगे उनकी तमाम टीचिंग्स, कोई भी उनका वॉल्यूम निकाल लीजिए जिसमें उन्होंने ये कहा उन्होंने, और सबसे ज़्यादा जो मशहूर उनका एक वाक्य में अगर किसी बात को हम समेट सकते हैं वो ये कि जब उन्होंने कहा कि मैं पैदा हिंदू हुआ था लेकिन मैं हिंदू नहीं मरूंगा, क्योंकि वो मेरे बस में नहीं था। इसके अलावा हिंदू राष्ट्र को लेकर जो परिकल्पनाएं उस वक्त भी बहुत ताज़ा थीं, चाहे वो आज़ादी के वक्त की बात रही हो या उनके बाद के दशकों में जो दिन रहा हो, और ख़ासकर ऐसे दौर में जबकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने देश के संविधान बनाने में और लिखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका या एक अग्रणी भूमिका निभाई। और अगर उस वक्त जो उनका थॉट प्रोसेस था, जो उनकी विचारधारा थी, जिस तरह से वो भारत की परिकल्पना को वो देखते थे, वो पूरा हमें संविधान में देखने को मिलता है कि नागरिकों को बराबर के अधिकार, या जिस तरह से हमारी आज़ादी या भारत का एक उदारवादी राष्ट्र का जो एक पूरा एक सपना है, उस सब को लेकर संविधान में उसका पूरा रिफ्लेक्शन हमें नज़र आता है। तो मैं यहाँ पर जिक्र कर रही थी कि कैसे जो हिंदुत्व की बात करते हैं वो लोग, या जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, भारत के धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को, उनको ये ज़रूर पढ़ना चाहिए। उनका कोट जो मैं उनके लिए पढ़ना चाहती हूँ, जो लोग इस तरह की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था, अंग्रेज़ी में उनका एक कोट है, उन्होंने कहा कि अगर हिंदू राज अगर एक तथ्य बन जाता है, एक हकीकत बन जाता है, तो भारत में देश के लिए इससे बड़ी बर्बादी और कोई नहीं होगी। ग्रेटेस्ट कैलेमिटी उन्होंने कहा। और उन्होंने कहा जो भी हो सकता है हिंदू धर्म के मानने वाले लोग कहते हों, लेकिन जो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, यानी जो हमारी आज़ादी है, बराबरी है और जो बंधुत्व की भावना है, वो इसके साथ फिट नहीं होती। और ये भी उनका कहना था साथ साथ कि जो हिंदू राज का जो एक कॉन्सेप्ट है और जो भारतीय लोकतंत्र है, वो आपस में एक साथ कंपैटिबल नहीं है, आपस में एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। लेकिन आज अंबेडकर के इस कोट के बावजूद, जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया, जो उन्होंने कहा, उस सब के बावजूद जिस तरह से जो हमारी चुनावी राजनीति है उसको हम देख रहे हैं, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, और किस तरह से वो लोग जो कि जिनके लिए अंबेडकर ने पूरे अपने जीवन को समर्पित किया, चाहे वो दलितों का हम जिक्र करें, आदिवासियों का जिक्र करें, हम पिछड़े समुदाय के लोगों का हम जिक्र करें, जिनको वो बराबरी का अधिकार दिए जाने की लगातार वकालत करते रहे, कैसे वो हिंदुत्व का जो पूरा एक तरह से देखा जाए जो ऑफरिंग है, जो पॉलिटिक्स है भगवा, उसके खरीदार कैसे बन रहे हैं, इसको समझने की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो बुद्धिजीवी मौजूद हैं जो कि देश की राजनीति को भी जानते हैं और इतिहास को भी समझते हैं। यानी आज तो हमारा समझते ही हैं, लेकिन जो गुजरा हुआ कल है उससे रेफरेंस लेते हुए आज को समझने की कोशिश करेंगे। प्रोफेसर इरफान हबीब, जाने माने इतिहासकार, और साथ ही मेरे साथ लक्ष्मण यादव हैं जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सबसे पहले आपके साथ ही शुरुआत करना चाहती हूँ मैं। प्रोफेसर लक्ष्मण, ये बताइए कि जब अंबेडकर जयंती पर आप देख रहे हैं तमाम पूरा सोशल मीडिया पर जो एक जश्न मनाया जा रहा है, उसके साथ साथ अंबेडकर के तमाम आदर्शों को भुलाते हुए, जैसे कि मैंने अपनी प्रस्तावना में कहा कि हम चर्चा इस बात पे कर रहे हैं कि जो हिंदुत्व की पूरी फलती फूलती जो ये राजनीति है, उसमें अंबेडकर को कैसे फिट किया गया है अपनी मन मर्जी के मुताबिक, या अंग्रेजी में जैसे हम अप्रोप्रिएशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हिंदी में कहें तो क्या कहें, हत्या लिया गया अंबेडकर को। इसको आप किस तरह से देखते हैं? सोशल मीडिया पे जश्न और जो हमारी असली ज़िंदगी है, जो लिव्ड एक्सपीरियंस है, जो मार्जिनलाइज्ड लोगों का, हाशिए पे पड़े लोगों का, उनमें जो एक पूरा ये हमें एक कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आता है।
शुक्रिया अरफा, आज इस अहम दिन ये परिचर्चा पे मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जो सबसे कठिन सवाल था आपने सबसे पहले पूछा है, और बहुत जरूरी है आज इस पर बात करना। अ, जिस दौर में हम लोग हैं, मैं पहले कोटेशन अगर अंबेडकर का इस्तेमाल करूं तो डॉक्टर अंबेडकर नायक पूजा के घोर विरोधी थे। वो कहते थे कि किसी एक व्यक्ति की पूजा नहीं होनी चाहिए, आप उसके विचारों पर, उसके लिखी किताबों पर बात करें, उन्हें पढ़ें और पढ़ने दें। डॉक्टर अंबेडकर वो शख्स थे जिनका कद इतना बड़ा था कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। आप उनसे या तो मोहब्बत कर सकते हैं या नफरत कर सकते हैं। दिक्कत यह है कि जो अकादमिक जगत है वहां अंबेडकर को बहुत बाद में पढ़ने पढ़ाने का मौका मिला। आम जनता तक अंबेडकर की किताबों और विचारों को नहीं पहुंचाया गया। लेकिन जैसे ही अंबेडकर की अहमियत समझ में आई, राजनीति का जो दबाव था, जिसे हम वोट बैंक की पॉलिटिक्स बहुत सामान्य बातचीत में कहते हैं, उसके चलते अंबेडकर की मूर्तियां बनना शुरू हुई। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, तो वहां उन मूर्तियों का एक समाजशास्त्रीय पक्ष भी है जिसका अलग विश्लेषण होना चाहिए कि उन मूर्तियों ने अहमियत दी। लेकिन जैसे ही वो मूर्तियों का कद बड़ा होता गया, अंबेडकर का राजनीति में कद बड़ा होता गया, अंबेडकर वोट दिलाने के चेहरे के रूप में बनने लगे। इसका सबसे त्रासद उदाहरण ये है कि गोडसे और गोलवलकर के दिनों में उनकी फोटो पर, मूर्तियों पर फूल चढ़ाने वाले लोग आज अंबेडकर की जयंती भी मना रहे हैं, जय भीम बोल रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है। और जो आपका मुख्य सवाल था हिंदुत्व पर, अंबेडकर नहीं, और लक्ष्मण जी, या साथ में ये भी याद दिला दूं, आपने बड़ी बेहतरीन तरीके से बात कही कि एक ही कमरे में गोडसे और अंबेडकर दोनों रह सकते हैं, एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करते हुए, और भीषण कॉन्ट्रडिक्शन इनके बीच है। लेकिन साथ साथ ये भी मत भूलिए कि अंबेडकर की मूर्ति को भी गेरुआ बनाने की कोशिश बाकायदा सिर्फ अल्फाज के जरिए नहीं, शब्दों के जरिए नहीं, बाकायदा उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को गेरुआ बना दिया गया, उसे सैफरन रंग दिया गया। बिल्कुल ठीक बात है। कोशिश तो उनकी यही है कि डॉक्टर अंबेडकर को एकदम भगवा रंग में रंग लिया जाए। इवन जितने भी लोग उनके विचार के विरोधी थे उनको भी अपना बना रहे। फिलहाल इस सवाल के जवाब में वो कोटेशन जरूर मैं याद करना चाहूंगा जो 1940 की अपनी किताब में डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं कि हिंदू राष्ट्र अगर एक हकीकत बनता है तो वो इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस समाज के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगा। डॉक्टर अंबेडकर साफ तौर पर लिखते हैं कि यह हिंदू राष्ट्र केवल मुसलमानों के विरोध में नहीं है, यह हिंदू राष्ट्र इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के विरोध में है। और डॉक्टर अंबेडकर ने एक्सप्लेन किया है कि दरअसल हिंदू एक आइडेंटिटी ही नहीं है, और पूरी जाति का विनाश जो किताब उन्होंने लिखी है, जो एक भाषण जो दिया नहीं जा सकता, उसको अगर आप तसल्ली से पढ़ें और इस देश के आम आवाम को पढ़ने दें तो वो खोल कर परतें रख देता है कि इस देश में जो हिंदू आइडेंटिटी बनी हुई है दरअसल वो एक आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि उसको ग्रेडेड इनइक्वालिटी टर्म देते हैं डॉक्टर अंबेडकर, और कहते हैं कि ये समाज बटा हुआ है और उन्हें आप हिंदू राष्ट्र के नाम पर एक करना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र और लोकतंत्र दो विरोधी छोर हैं। बिल्कुल लक्ष्मण जी, मैं आऊंगी इस पर। और ये जो आप एक सेंटेंस कह रहे हैं, शायद इसमें पूरी जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, जो कि लोकतांत्रिक ढांचे में ही अपने को पेश कर रही है कि आप एक लोकतंत्र भी हो सकते हैं। देखिए, हम चुनाव भी करा रहे हैं, देखिए चुने हुए प्रधानमंत्री देश चला रहे हैं, उसके बावजूद भी हम हिंदुत्व के ही कॉन्टेक्स्ट में बातचीत कर रहे हैं। और इसका हम जीता जागता उदाहरण पश्चिम बंगाल में अभी देख रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप गाड़ी चलाएं तो जो शीशा होता है हमारा, उसे देखते रहें पीछे, लेकिन इतना भी ना देखें कि एक्सीडेंट आगे हो जाए। उसके बावजूद भी ये देखते रहना जरूरी है, और इतिहास शायद हमें यही याद दिलाता है। प्रोफेसर इरफान हबीब, मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहती हूँ कि ये सिर्फ एक एकेडमिक डिबेट नहीं है। एकेडमिक से आगे, अकादमिक से आगे, हम जो हमारा जो अभी लिव्ड एक्सपीरियंस है, जिस राजनीति को हम जी रहे हैं, उसमें अंबेडकर की क्या अहमियत है। उन चुनावों में लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि कैसे वोटों के लिए एक तरह से उनको अपनाया गया या उनको हथियाया गया अंबेडकर को। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश और उसके अलावा पश्चिम बंगाल में जो अभी हो रहा है, खुद बाकायदा जो रूलिंग पार्टी है अभी, टीएमसी के जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, उन्होंने बाकायदा ये कहा कि जी हाँ, एससीज उनके साथ खड़े हुए हैं। इसके अलावा कई ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी उनके साथ खड़ी हुई हैं, यानी कि बड़ा जो चंक है वोटों का वो भगवा राजनीति के साथ जा रहा है। अंबेडकर जिन्होंने न सिर्फ के हिंदुत्व
बल्कि हिंदुइज्म को ही उन्होंने दरकिनार किया। उन्होंने भरी पब्लिक के सामने ये उन्होंने कहा 1935 में कि मैं पैदा हिंदू हुआ था लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं। फिर उन्होंने बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया। तो इस सब के बावजूद कैसे ऐसे होता है कि दलित और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोग हैं वो अपने को राजनीतिक रूप से, चुनावी रूप से अपनी भलाई कैसे देख पाते हैं हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोगों के साथ? कि इसमें ये एक बहुत ही एक मिस्चीवियस एजेंडा है। इसको आप बहुत इतना सिंपल नहीं है, ना इतना आसान है इसको समझना। हम सब लोग देख रहे हैं, आप तो बहुत नजदीक से देखते हैं, आप लोग फील्ड में। लेकिन इसमें सबसे पहले जो शुरुआत हुई पिछले 10-12 साल में वो ये हुई कि हिंदू समाज को, जो अंबेडकर का एजेंडा था कि हिंदू समाज जो एक तबके के खिलाफ एक तबके को अछूत मान के मार्जिन पे रखे हुए था, उस समाज को पहले तो अपने साथ जोड़ा जाए। अंबेडकर के अंबेडकर को एक नॉमिनली अंबेडकर को अपने साथ खड़ा किया जाए। नाम लेकर कम से कम अंबेडकर के विचार किया थे उसको छोड़िए। विचारों के बारे में ना तो भगत सिंह की बात होती है, ना सुभाष चंद्र बोस की होती है, उनकी सिर्फ लेगेसी का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ भी अंबेडकर के विचार क्या थे, क्या लिखा, उस पर इनको कोई लेना देना नहीं। अंबेडकर कितने वोट ला सकते हैं, ये एक एजेंडा है। उसमें फिर ये हुआ कि हिंदू समाज जो बटा हुआ समाज रहा है वो यस, उस समाज को एक दिखाया जाए। जातियों में समाज बटा हुआ है, हिंदू मुस्लिम हो जाए कोई बात नहीं है, लेकिन हिंदू समाज एक रहना चाहिए। उसके लिए अंबेडकर का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। अंबेडकर ने क्या लिखा है उससे कोई लेना देना नहीं। अंबेडकर की जो फौज है, जो अंबेडकर के चाहने वाले हैं, अंबेडकर को मानने वाले हैं, उनको आप कुछ जो सो कॉल्ड एस्पिरेशनल इंडिया है उसमें शामिल कर दीजिए। और यही उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बड़ी तादाद में लोग बीएसपी से हटकर, नौजवान खासतौर से, पुराने लोग अभी तक जुड़े हैं, नौजवानों ने कुछ उम्मीदें इधर ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखनी शुरू की। ये एक बड़ा अजीब सी बात है, इसलिए ये इतिहास से मेल नहीं खाता है। जी प्रोफेसर साहब, आप चूंकि उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्स्ट पिला देती हूँ कि किस तरह से भीमराव अंबेडकर के साथ साथ राम जी कैसे जोड़ा गया उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए। तो भीमराव राम जी अंबेडकर, अब बाकायदा जो टेक्स्ट बुक है और जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं उनमें ये नाम मिलेगा बाबा साहब का। दूसरी बड़ी बात कि किस तरह से अंबेडकर जयंती के मौके पर, शायद 2 साल पहले की बात है, 2018 या 19 की, जब कहा गया कि बाबा जी का मिशन अधूरा, बीजेपी कर रही है पूरा। तो ये कैसे, मतलब जो एक नया वर्जन है अंबेडकर का, ये कैसे इतिहास और हमारे वर्तमान का मिलाप कैसे किया गया है? ये नहीं, ये तो मतलब जितने आश्चर्य आपको है उतना ही हमें भी है। और हमें खुद बड़ा अजीब लगता है देखकर के ऐसे लोग जिनका कोई लेना देना अंबेडकर की विचारधारा से नहीं है, जो एक दूसरी दुनिया की बात करते हैं, जिनकी राजनीति बिल्कुल अलग है, वो इस तरह से कैसे अपने आप को जोड़ सकते हैं और सक्सेसफुली जोड़ सकते हैं। उसके नतीजे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे तो ये खुद बहुत आश्चर्य लगता है कि ये हो कैसे रहा है। अब उत्तर प्रदेश में पर्टिकुलरली मायावती का जो एक डाउनवर्ड स्लाइड है वो इस बात का इंडिकेटर है कि उनकी एक बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले उनसे छूट गए। जो कमिटेड बीएसपी वाला था वो है, लेकिन जो एक बड़ी तादाद में नौजवान था वो उनसे दूर हो गया। ये क्यों हुआ? ये इन्होंने क्या ऐसा अट्रैक्शन, एक खिंचाव पैदा किया, क्या बातें की? ये तो बात समझ से बाहर है, क्योंकि इनका कोई लेना देना इस अंबेडकर की पॉलिटिक्स से नहीं है। राष्ट्रवाद की परिभाषा भी इनकी अंबेडकर से मेल नहीं खाती। अंबेडकर के रखा राष्ट्रवाद, तो वो राष्ट्रवाद अंबेडकर ने कहा, लिखा भी है जगह जगह कि भाई मेरा राष्ट्रवाद या ऐसा कोई नेशनल फ्रीडम से मेरा कोई लेना देना नहीं है जिसमें एक सेक्शन जो डिप्राइव रहा है, जो मार्जिन्स पर रहा है, वो मार्जिन्स पर रहे, जिसको इज्जत न मिले। ऐसी आजादी का मैं क्या करूंगा? ऐसे राष्ट्रवाद से मेरा कोई लेना देना नहीं। तो ये अंबेडकर तो साफ साफ जगह जगह लिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद उस राष्ट्रवाद से हमारा अंबेडकर का जो समाज है, अंबेडकर को चिक्का चाहने वाला, वो बड़ी तादाद में जुड़ रहा है। वो क्यों जुड़ रहा है, इसका एक जवाब उन लोगों से लेना चाहिए जो उस राजनीति को करते हैं,
क्योंकि हम एज एकेडमिक्स हम तो बैठ के किताब पढ़ के अंदाजे लगाते हैं, लेकिन जो लोग फील्ड में हैं। मैं लौटती हूँ आपकी तरफ, और एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो इरफान हबीब साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, खासकर मैं आऊँगी उस सवाल पर कि अक्सर जब भी आप अंबेडकर का जिक्र करते हैं, मेरे जैसे लोग, अगर मैं ट्वीट करती हूँ अंबेडकर के बारे में, तो वो कहते हैं कि देखिए अंबेडकर के मुसलमानों के बारे में क्या राय थी, देखिए उनकी पाकिस्तान के बारे में क्या राय थी, देखिए वो जिन्ना को क्या कहते थे। तो वो इस तरह से पेश करते हैं, जब वो एक हिंदुत्व के आइकन के तौर पर भी आजकल पेश करते हैं कि कोई भी मुसलमान या हिंदू धर्म से संबंध ना रखने वाला व्यक्ति वो अंबेडकर का नाम नहीं ले सकता। तो यानी एक जो लार्जर सॉलिडेरिटी बन सकती है तमाम पसमानदा लोगों की, तमाम बैकवर्ड लोगों की, उससे भी इनकार करते हैं कि मजहब के खाने में बांटेंगे। तो मैं उस तरफ भी आपको लेके जाऊंगी, लेकिन उससे पहले आज के परिप्रेक्ष्य में मैं लक्ष्मण जी को फिर से इस बहस में वापस लाना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी, मुझे बताइए कि जब महात्मा गांधी ने एक कोशिश की दलितों को वापस हिंदू फोल्ड में लाने की, उस परिवार में वापस लाने की, जो लोग चले गए थे, क्योंकि आपको याद होगा कि जब बौद्ध धर्म को अपनाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो बहुत सारे दलितों ने भी और ख़ासकर युवाओं ने बढ़ चढ़ कर अपनाया। अभी भी हम लगातार ये देखते हैं कि जो कन्वर्जन है हिंदुज़म से बौद्ध धर्म की तरफ, वो लगातार चलता रहता है। लेकिन मैं कई दिलचस्प रिसर्च भी पढ़ रही थी कि कैसे ये संभव हो पा रहा है, ख़ासकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में, कहीं कहीं बिहार में भी देखने को मिल रहा है कि जो लोग हैं अपने दलित आइकन्स या ट्राइबल्स का अगर हम जिक्र करें, तो वो अपने देवी देवताओं के साथ अंबेडकर की भी मूर्ति लगाकर, और एक खुशी सुखी परिवार साथ साथ बन रहा है कि इधर हमें हिंदुज़म से भी कोई परहेज़ नहीं है, उधर अंबेडकर भी हमारे रहेंगे। क्या ये वजह है कि जिस तरह से अंबेडकर ने कहा कि जब महात्मा गांधी ने वापस लाने की कोशिश की और इंसिस्ट किया उनसे इस बात पे, तो मैं उनका ये कोट पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी कड़वी चीज़ जो है वो मीठी बनाई जा सकती है, नहीं बनाई जा सकती, ठीक उसी तरीके से जैसे जहर को आप कभी शहद नहीं बना सकते। तो ये जो मैं देख रही हूँ, ये कॉम्बिनेशन साथ में, ये कैसे हो पा रहा है? बिल्कुल, ये बहुत अहम सवाल है, और जिसका जिक्र अभी आपके सवाल में हुआ है कि कड़वी चीज मीठी नहीं बनाई जा सकती, उसका जहर से एक तुलना करते हुए डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं। सियासत को अगर हम सामाजिक सांस्कृतिक आंदोलन से जोड़ कर देखेंगे तो कई जगह दिक्कतें आती हैं। सामाजिक सांस्कृतिक जमीन पर जो काम होना चाहिए था, जो कांशीराम शुरू कर रहे थे अपने शुरुआती दिनों में, कांशीराम बहुत शिद्दत से वो काम करना चाहते थे, लेकिन बाद के दौर में कांशीराम की सियासी मजबूरियां उन्हें एक दूसरी दिशा में ले जाती हैं, जिसकी परिणति बहुजन समाज पार्टी के रूप में दिखती है। इसी तरह से मंडल कमीशन के समय जो ओबीसी जातियों के बीच एक राजनीतिक चेतना उभरी, जिसकी पृष्ठभूमि कई सामाजिक और सांस्कृतिक विषमता से जुड़ी हुई थी, राजनीति ने जो उनके सामने चुनौती पेश की, शुरुआती गोलबंदी उस चुनौती से लड़ने के लिए हुई, और दलित पिछड़े एकजुट होकर के अलग अलग प्रतिनिधित्व के पीछे लामबंद हुए। अगले फेज में जब उनके सामने ये सवाल ले जाना था कि असल में आपको आपके हिस्से का हक मिला या नहीं, इस सवाल को सवाल की तरह उन्हीं के अपने चहेती राजनीतिक दलों के खिलाफ खड़ा करने के लिए इस्तेमाल कर लिया गया। इसकी वजह आपके सवाल में निहित थी, क्योंकि जो कल्चरल मूवमेंट था, डॉक्टर अंबेडकर बार बार एक बात कहते थे, जाति के विनाश का आखिरी पायदान पर आकर के वो बाकायदे ये कहते हैं कि स्वराज मिलने से ज्यादा जरूरी है इस देश में सामाजिक परिवर्तन। और सामाजिक परिवर्तन का जो मिशन था, जो कल्चरल रिवोल्यूशन था, वो नहीं हुआ, इसीलिए हिंदू देवी देवताओं के बगल में अंबेडकर पूजा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने लगे। एक दिलचस्प तस्वीर उभर के आई थी कि कांवड़ लेने जो गया एक शख्स, वो कांवड़ पर किसी हिंदू देवी देवता के बजाय अंबेडकर की तस्वीर भी रख ले। ये वो कल्चरल चैलेंज था जिसको टैकल करने में, जिससे मुठभेड़ करने में भारतीय ज्ञान मीमांसा से जुड़े तमाम तबके, उनमें विश्वविद्यालय भी शामिल हैं, उनमें मीडिया घराने भी शामिल हैं, और उसमें वो तबका जिसे समाज को बदलने की जिम्मेदारी निभानी थी, ये सब फेल हुए। इसकी वजह से आज वोट बैंक की पॉलिटिक्स हो रही है। और जब आपने उन्हें पढ़ने पढ़ाने नहीं दिया, ये जिम्मेदारी सबकी थी और सब यहाँ फेल हुए, तो जो इस्तेमाल करने वाला था वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। वो गोडसे गोलवलकर के बगल में अंबेडकर के भी नाम पर वोट ले रहा है, जबकि वो अंबेडकर के विचारों को इतने गहरे दफन कर रहा है कि आज उससे उबर पाना इस देश के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। यह बात समझाना बहुत मुश्किल है।
इसीलिए वो गेरुआ वस्त्र में, गेरुआ रंग में अम्बेडकर को रंगा। बिल्कुल। प्रोफेसर इरफान हबीब, आ जाते हैं अब मुस्लिम सवाल पर, चूंकि ये कहानी अधूरी रहेगी। हिंदुत्व का एक बहुत अहम कंपोनेंट है, वो है किस तरह से पूरी एंटी मुस्लिम पॉलिटिक्स, जिसमें तमाम वो लोग जिन्होंने हिंदू धर्म को पब्लिकली डिसोन किया, अम्बेडकर जैसे लोग इन्होंने कहा कि मैं पैदा हुआ हूँ लेकिन मैं मरूंगा हिंदू नहीं, उसके बावजूद भी उनका अप्रोप्रिएशन, उनको हत्या लेना, न सिर्फ कि एक हिंदू आइकन के तौर पर बल्कि और एक एंटी मुस्लिम आइकन के तौर पर भी, कि देखिए अम्बेडकर को भी ये पसंद नहीं थी, इसलिए मुसलमानों आप भी नाम नहीं ले सकते अम्बेडकर का। तो मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर उनकी, फिर मैं कुछ उनकी रीडिंग्स जो हैं वो मैं पढ़ रही थी, और उसमें एक साफ बात साफ तौर पे पता चलती है कि वो हिंदुत्व की राजनीति को उतना ही ख़राब या उतना ही अच्छा मानते थे जितना मुस्लिम लीग की राजनीति को मानते थे। और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जो है एक ही सिक्के के दो अलग अलग पहलू हैं, दो अलग अलग चेहरे हैं, ये उन्होंने कहा, जो कि दोनों ही भारत को तबाह करना चाहते हैं, इस शब्द का इस्तेमाल किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ये सावरकर और जिन्ना एक दूसरे की मुखालफत कर रहे हैं, एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, लेकिन दरअसल ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं और एक दूसरे के साथ सहमति है इनकी, ये उनका बयान है अम्बेडकर का। तो ऐसे में जब टू नेशन थ्योरी की बार बार बात आती है, मुस्लिम नेशन और हिंदू नेशन, तो वो सावरकर और जिन्ना को एक साथ खड़ा करते हैं। पहली अहम बात तो ये कि इस पर फिलहाल हिंदुत्व का क्या जवाब होगा जब हम अम्बेडकर की ये राइटिंग्स पढ़ते हैं। दूसरी अहम बात जो अपने आप में थोड़ा सा एक तरह से कहा जाए जिसका जवाब मुश्किल है, कि जब आप अम्बेडकर की बात करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि भाई देखिए वो तो आर्टिकल 370 कश्मीर का जो था उसके फेवर में नहीं थे, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते थे। देखिए ये सब बातें अम्बेडकर की राइटिंग्स में जगह जगह आपको मिल जाएंगी, उनके अपने 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 व्यूज से। और उस पीरियड में जब जिस पीरियड की बात होती है वो एक उसका एक कॉन्टेक्स्ट, अपना एक अलग कॉन्टेक्स्ट है। और उसमें हिंदू कोड बिल वो लाए थे नेहरू के साथ मिलके, उस पर उन्होंने बड़ा विरोध भी झेला। और मैं कहता हूं कई बार कि मुस्लिम जो पर्सनल लॉ है उस पर भी कुछ ना कुछ विचार किया जाना चाहिए था, क्योंकि नेहरू ने उस समय ये फैसला किया था कि पार्टीशन हुआ है ऑलरेडी, जो फीलिंग्स हैं मुसलमानों की वो आहत हैं, तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे कि वो डिवाइडेड फैमिलीज और वायलेंस उसमें कहीं कोई किस तरह का और इजाफा हो। लेकिन कुछ दिन बाद उस इशू को टेकअप करना चाहिए था, वो नहीं हुआ। वो आज मुसलमान उसका खमियाजा भुगत रहे हैं, क्योंकि उसके नाम पर राजनीति होती है। तो अगर अम्बेडकर ने कहा था तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत बात कही होगी और उस पर कोई एतराज हमें करना चाहिए। और वो उनको हिंदुत्व की गोद में बिठा देता है, वो कहना कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसके खिलाफ बहुत सारे आर्गुमेंट्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कहीं ज्यादा। तो इसलिए चाहे वो राष्ट्रवाद की डेफिनेशन हो, चाहे वो अब ये पाकिस्तान की किताब है 1940 का जो वर्ष है वो हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ष है। 1940 में मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान के मांग को एक ओपनली एक अपने सेशन में रखा। 1940 में आजाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस दिल्ली में ऑर्गेनाइज की गई, जिसमें अल्लाह बख्श समरू जैसे लोग शामिल हुए, मुस्लिम लीग को क्वेश्चन किया, 1 लाख मुसलमान इकट्ठे हुए, मोमिन कॉन्फ्रेंस वगैरह ये वो। उसी पीरियड में 1940 में अम्बेडकर ये किताब लिखते हैं, और जाहिर है कि ये किताब उन सब चीजों से जो चल रही थी उनकी चारों तरफ उससे प्रभावित थी। उन्होंने ये देखा और उसमें साफ साफ लिखा कि भाई जो कौम अगर ये चाह रही है कि वो अपने आप को एक अलग देश मानती है, कुछ लोग, अगर सारी कौम भी नहीं, तो वो एक ऐसा सेक्शन है समाज का, उसको साथ रख के आप एक शांति प्रिय देश नहीं बना सकते। तो इससे बेहतर यह है कि उनको आप जो मांग रहे हैं उनको दें और अपना एक शांति प्रिय देश बनाएं जिसमें हिंदू भी रहे, मुसलमान भी रहे, लेकिन जिनको पाकिस्तान चाहिए उनको जाने देना चाहिए। तो ये एक कंक्लूजन है उनका उस समय की राजनीति को देखने के बाद। उसमें कहीं कोई फिरका परस्ती की बात नहीं है, और वही बात है। अच्छा, उसमें क्या हुआ, इस किताब पर हिंदू महासभा ने उनको क्रिटिसाइज किया कि भाई ये तो अखंड भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं, भारत के विभाजन की बात कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग के साथ खड़े हो गए अम्बेडकर। तो ये आवाज भी उठी थी उस समय। सावरकर ने खुद कहा कि भाई ये क्या है, ये हिंदू महासभा के विचारों के खिलाफ है, हिंदुत्व नहीं चाहता है कि विभाजित हो देश। नहीं तो क्या तो आप ही कह रहे हैं कि ये सेलेक्टिव रीडिंग होगी बिना इस समय के कॉन्टेक्स्ट को समझे हुए? बिल्कुल सेलेक्टिव रीडिंग है, बिल्कुल सेलेक्टिव रीडिंग है। उसमें
जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा पढ़ते हैं। लक्ष्मण जी बताइए कि आप जी आप युवाओं को पढ़ा जी जरूर। आरफा मैं एक अंग्रेजी में उनका एक कोट है, मैं वो पढ़ना चाहता हूँ। उसका हिंदी तर्जुमा करने में मजा नहीं आएगा। अंबेडकर ने 1937 में एक इंडियन लेबर पार्टी बनाई थी, महाराष्ट्र बेस्ड थी वो पार्टी, और उस पार्टी के प्लेटफॉर्म से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, और उसका एक छोटा सा हिस्सा है जिसमें राष्ट्रवाद की बात होती है। ही राइट्स, इफ नेशनलिज्म मीन्स द वर्शिप ऑफ द एंशिएंट पास्ट, द डिस्कार्डिंग ऑफ एवरीथिंग दैट इज नॉट लोकल इन ओरिजिन एंड कलर, then labor cannot accept nationalism as its creed. Labor cannot allow the living faith of the dead to become the dead faith of the living. Well, look at the way so beautifully he expresses his ideas, and you can't find anything better than this. यानी एक मृत आस्था को जो है वो जीवित लोगों पे नहीं लागू किया जा सकता, उनके ऊपर थोपा नहीं जा सकता। बहुत ही खूबसूरत बात है, ये शायद आज भी इतना रेलेवेंट है। लक्ष्मण जी आखिरी बात, आप युवाओं को पढ़ाते हैं और उनके साथ डील करते हैं, आप खुद भी एक युवा हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो नकली अंबेडकर को हमारे सामने पेश किया जा रहा है चुनावी राजनीति के लिए, उसका ठीक एक जवाब मेरे ख्याल से असली अंबेडकर ही हो सकते हैं। इस वक्त 2021 में जब हम बात कर रहे हैं और हिंदुत्व की जो पूरी आंधी है, जो ये पूरी सैफरन एक वेव है पूरे देश में महसूस हो रही है, कैसे असली अंबेडकर को वापस लाया जाए? जबकि पाठ्यक्रम बदला जा रहा है, जबकि किताबें बदली जा रही हैं, लोगों को व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए उनके चेहरों पर, उनकी आंखों पर एक सैफरन चश्मा पहनाया जा रहा है, कैसे संभव होगा? जी बिल्कुल, ये सवाल ये है कि ऐसा क्यों हो पाया। अगर हम वाकई सियासत का विश्लेषण करें, 70 साल में जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि अंबेडकर एक सोशल साइंस के स्टूडेंट के या फिलोसोफर के तौर पे क्या थे, एक पॉलिटिशियन के तौर पे क्या थे, मीडिया के रोल में उनके 5 अखबारों की क्या भूमिका है, महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया, इकोनॉमी को लेकर के क्या सोचते थे, यानी बड़ा कद जो अंबेडकर का था उसे बहुत छोटा कर दिया गया। और ये 70 साल में तब हुआ जब भगवा लहर इतनी नहीं थी। इस पे इस देश को विचार करना चाहिए कि आपसे कहाँ गलतियां हुई। गलतियां उनसे भी हुई जो सत्ता में थे। मैं इन्हें गलती नहीं कर रहा हूं, मैं इसके पीछे गहरी साजिश भी मानता हूं। अंबेडकर को दबाया गया। मंडल कमीशन के दौर में अंबेडकर को भारत रत्न मिला, उनका समग्र लेखन पहली बार प्रकाशित होना शुरू हुआ मुकम्मल तौर पे, तो अब फिर से बंद किया जा रहा है। अंबेडकर की किताबों को छापना बंद किया जा रहा है और अंबेडकर की मूर्तियां ज्यादा बनाई जा रही हैं। यह एप्रोप्रिएट करने का एक तरीका बन चुका है। मैं अब आज युवाओं को या अपनी क्लास में, जो कि आपने उसका जिक्र किया है, तो मैं जवाब उसी कोण से दूं कि आज अगर युवाओं से पूछा जाए, ट्विटर पर ट्रेंड चल रहा है भीम और अंबेडकर जयंती के खिलाफ जो ट्रेंड चल रहा है, आप उस ट्रेंड को देखिए। वो जो जहर भरा जा रहा है, वह जहर क्या केवल मुसलमानों के विरोध में है। हम लगातार ये बात कहते हैं कि यह जो हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिकता का पूरा सवाल है, सांप्रदायिकता का पूरा सवाल सब ब्रह्मनिकल है। वह कल को हिंदुओं के खिलाफ कैसे खड़ा होता है, वो आज आप देख लीजिए ट्विटर ट्रेंड पे। अंबेडकर नाम से ही दलितों का नेता, आरक्षण देने वाला, ऐसी शख्सियत बना दी। ब्लैक डे ट्रेंड कर रहा है। एग्जैक्टली, मूर्ख दिवस और काला दिवस ये ट्रेंड कर रहा है। इसको सोचना चाहिए कि हमने क्या बनाया है। और वो यूथ है, उसमें 99% जो लोग हैं वो यूथ है। समर तबके में क्या क्या समझाया गया, ये चूक हुई है। अंबेडकर को पढ़ने नहीं दिया गया, अंबेडकर की किताबें नहीं सिलेबस में आई। पर खत्म करना चाहती हूँ इस बहस को, जो आपने बहुत ही शानदार बात कही है कि मूर्तियां ज्यादा बनाई गई और किताबें उनकी नहीं छापी गई। यही शायद जो एक भूल नहीं है बल्कि जुर्म है, इसको जुर्म कहा जाएगा। ये क्राइम है जो हमारे साथ किया गया, हमारी नस्लों के साथ किया गया, भारत के साथ किया गया। और मुझे पता नहीं है कि इसका कितनी भरपाई इसकी हो पाएगी बिना इस जुर्म की सजा के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। सिर्फ हम ये तय कर सकते हैं कि मैं अपने पेशे के जरिए, मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है कि अंबेडकर की टीचिंग को, जैसे आज मैंने अपना धर्म निभाया, अपना फ़र्ज़ अदा किया अंबेडकर के बारे में चर्चा करके, ये आप दोनों मेहमान अपने जो आपके प्लेटफॉर्म्स हैं, आपकी किताबें, आपका लिखना, आपका पढ़ना, सोशल मीडिया, उनके ज़रिए आप अंबेडकर के संदेश को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।